Hello and welcome to the third lecture of KTG and thermodynamics discussion. But before starting today's lecture, let's recapitulate what we have discussed so far. हम लोग बस दो ही चीज डिस्कस किए, KTG और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को गैस के बारे में पढ़ना है, गैसियस लॉज इनके बारे में पढ़ना है हम लोग KTG में, और उनसे रिलेटेड जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ये दो चैप्टर आपके क्लास 11th के, ठीक है। गैस लॉज में हम लोग को बहुत सारे लॉज पढ़ने हैं। इसमें हम लोग पहला लॉ पढ़ लिए थे। पहला लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ कहता है, बोलो क्या कहता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो हम लोग इन दोनों को मिक्स करके इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बॉयल्स लॉ हम लोग को केटीजी में पढ़ना है और आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ पढ़ना है? थर्मोडायनेमिक्स। दोनों तो एक ही चीज है, इसलिए हम लोग एक ही साथ पढ़ते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस या बॉयल्स लॉ। दोनों एक ही चीज है, ठीक। अब अगर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब बॉयल्स लॉ का वर्किंग फॉर्मूला होगा P1 V1 इज इक्वल्स टू, ये सब का यूज पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस किए थे बॉयल्स लॉ में। दूसरा हम लोग चर्चा शुरू किए थे हीट का। दूसरा हम लोग चर्चा किए थे किसका? हीट का। हीट को हम लोग Q से लिखते हैं। हीट को हम लोग Q से लिखते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हीट कहे तो इसका मतलब होता है या तो हीट सप्लाई किया गया है या तो हीट एक्सट्रैक्ट किया गया है। जब भी हीट सप्लाइड होगा उसको हम लोग इन जनरल QS से लिखेंगे और हीट सप्लाइड को पॉजिटिव लेते हैं। हीट सप्लाइड को पॉजिटिव लेते हैं। जब भी हीट एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जब भी हीट एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो उसको हम लोग QR लिखेंगे, हीट रिजेक्टेड। और हीट एक्सट्रैक्टेड को नेगेटिव कहते हैं। क्या मतलब इसका समझिए। जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स में हम हमेशा कहेंगे सिस्टम है। सिस्टम का मतलब आप समझेंगे कि देखिए एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में इस तरह से गैस है और इसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट कहते हैं। ये पिस्टन है ये, और नीचे क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट जब भी आपसे कहें तो आप पिचकारी जैसा इमेजिन कर सकते हो। पिचकारी देखो ना, तो उसका ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? पिस्टन। और नीचे वाला पार्ट जो बैरल है पिचकारी, वो क्या हो गया? सिलेंडर। और उसमें गैस भरा हुआ है। पिचकारी का माउथ खुला हुआ होता है, आप उसको बंद कर दीजिए। ये तुम अपना मास्क खोलो तो। ओम तुम ही है, खोलो पहले, बोलो आज तुम। हाय ओम। तुम बोलता कहे नहीं था? पक्का? तुम इतना सुंदर सुंदर फोटो डालता है यार, बॉडी बिल्डर टाइप। कुछ दिक्कत नहीं ना बोलने बोलने में? पक्का ना? ऐसा होता है बहुत लोग को कि बोलते तो लगता है कि एकदम गब्बर सिंह बोल रहे हैं, वैसा रहते ना। असवर आवाज सुन लिया हम धन्य हो गए। अब तुम 20 साल एक्स्ट्रा जिएंगे, 2 साल बाद जवान हो जाएंगे। ये पिस्टन और ये क्या है? सिलेंडर। तो जब भी हम सिस्टम कहेंगे ना तो आप सिस्टम यही समझिएगा। और जब भी हीट सप्लाइड समझ कहेंगे, इसका मतलब इस सिस्टम को हीट दिए है, मतलब वो हीटर लगा दिए होंगे जिससे सिस्टम क्या हो रहा होगा? गर्म हो रहा होगा। अगर हम हीट एक्सट्रैक्टेड पूछेंगे मतलब इस सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? इसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज क्या करता है? हीट निकालता है, इसलिए वो बॉडी ठंडा हो जाता है। तो हीट एक्सट्रैक्ट करना का ये मतलब होता है, हीट सप्लाई करने का ये मतलब है। जब भी हीट सप्लाइड कहेंगे मतलब उस हीट को पॉजिटिव लेंगे, मतलब हीटर से उसको हीट कर रहे हैं। हीट एक्सट्रैक्टेड का मतलब हीट निकाल रहे हैं। और कैसे निकालेंगे हीट? फ्रिज में रख के। क्लियर? अच्छा, हीट सप्लाइड को पॉजिटिव, हीट एक्सट्रैक्टेड को नेगेटिव लिखते हैं। इस हीट सप्लाइड या हीट एक्सट्रैक्टेड का फॉर्मूला होता है, Q से लिखते हैं NC डेल्टा T। क्या फॉर्मूला होता है?
NC delta T. Now what is N? Moles. मोल्स के बारे में आपने मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया. दिस डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर. और टेम्परेचर का चेंज डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम ही होता है. एक डिग्री सेल्सियस से चेंज करो या एक केल्विन से चेंज करो, बात बराबर. फॉर एग्जांपल मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में क्या लिखोगे? 298 केल्विन. केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 आप ऐड कर दीजिए. अगर हम डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दे, डेल्टा टी 1 कर दे, तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 26. इसको केल्विन में क्या कहोगे? 299 केल्विन. तो केल्विन में भी टेम्परेचर कितने से बढ़ गया? आई एम नॉट सेइंग कि 1 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज 1 केल्विन. हम ये नहीं कह रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाइए या एक, बात बराबर है. ठीक. ये जो C है, इस C को कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी. इस C को क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी. और इसी के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है, मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में. इतना ही बस पढ़ाए थे. ठीक है. मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में चर्चा करते हैं. इसको डिफाइन किया गया है कि अगर n का वैल्यू 1 हो, 1 मोल ले लें, और डेल्टा T भी 1 हो, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, दोनों एक ही चीज है. तो देखिए अगर n का वैल्यू 1 और डेल्टा T भी 1 हो जाए तो Q का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? C के बराबर. यही मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन है. C का यही डेफिनेशन है. मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? ये हीट ही है. ये क्या है? हीट ही. लेकिन कब? जब मोल कितना हो और टेम्परेचर कितना राइज करे. तो इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि मोलर हीट कैपेसिटी is the amount of heat required to raise temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius और 1 Kelvin. क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाइए या 1 केल्विन से बढ़ाइए, बात क्या है? बराबर है. एक बात और, एक्सपेरिमेंटली जब इस मोलर हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं, आप लोग में से जो लोग इंजीनियरिंग करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे, जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो ये जो चेंज है ना 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन का, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, फॉर एक्यूरेट रिजल्ट, ये जो लिया जाता है ये 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है. ये एक बात याद रखिएगा. 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है. ठीक है. यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है? कोई बात जो पूछना चाहते हो? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं. आज तो हम लोग इस मिशन पे चले हैं कि हम लोग जो पहला प्रोसेस पढ़े ना, बॉयल्स लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस. उस प्रोसेस में हीट का क्या फॉर्मूला होता है, ये ढूंढने चले हम लोग. ठीक है. अभी हम लोग पढ़े कि हीट का क्या फॉर्मूला होता है? NC डेल्टा T. लेकिन ये जो C है ना, ये हर जगह अलग अलग वैल्यू देता है. इस C का वैल्यू हर जगह अलग अलग होता है, डिफरेंट. हम लोग जानना चाहते हैं कि इस Q का वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, और इसी खोज में हम लोग आज चल रहे हैं. N जानिए मोल होता है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर होता है. इस C को क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट. ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, ये इन जनरल 2 तरह का होता है. एक को बोलते हैं Cp और एक को बोलते हैं Cv. C सफिक्स में V और ये C सफिक्स में V. ये C सफिक्स में P, ये C सफिक्स में V. Cp का मतलब हुआ मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर.
और CV का मतलब क्या हुआ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट मतलब अगर किसी प्रोसेस में, बाद में, अभी लिखना नहीं है, बाद में, अगर किसी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो आप C के जगह क्या लिख दोगे, CV। अगर किसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहा तो आप C के जगह क्या लिख दोगे, CV। मतलब अगर कोई ऐसा प्रोसेस मिल गया, आगे मिलेगा हम लोग को, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस, तब आपसे पूछेंगे बताओ हीट का क्या फॉर्मूला, तो आप कहोगे NCP डेल्टा T। अगर कोई आपको प्रोसेस मिल गया जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब बताओ हीट का क्या फॉर्मूला लिखोगे, NCV डेल्टा T। लेकिन अभी जो प्रोसेस मिला वो कैसा प्रोसेस है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे बॉयल्स लॉ, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें क्या कांस्टेंट है, तो क्या इस दोनों सब लोग का बात बनेगा, ये तो आगे हेल्प करेगा हम लोग को कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो, मतलब अभी तक हम लोग का मिशन पूरा, आगे चलते हैं। अच्छा आगे अभी यहाँ आए हैं तो CP/CV के बारे में कुछ और बात चर्चा कर ले। ये जो CP/CV है, इसमें CP हमेशा बड़ा होता है, CV हमेशा छोटा होता है। इसको प्रूफ किया मेयर भाई साहब ने, नाम था उनका, और उन्होंने देखा कि CP माइनस CV जो है ना हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा एक गिवन कांस्टेंट के बराबर होता है। उसको उन्होंने कैपिटल R कहा। क्या कहा, कैपिटल R। इस कैपिटल R को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस कैपिटल R को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये कैपिटल R आपको एक जगह और इक्वेशन मिलेगा, हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं PV is equals to nRT। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें P क्या है, प्रेशर। P क्या है, प्रेशर। V क्या है, वॉल्यूम। N क्या है, मोल। R यही वाला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। जैसे G का हम लोग यूनिवर्सल G कांस्टेंट लेते हैं ना 6.67 करके, तो सर R का क्या वैल्यू है? हाँ बता क्या वैल्यू, R का वैल्यू बता रहा अभी। पहले T को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या मतलब होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो दो अलग अलग चीज है। एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं जीरो केल्विन को, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं जीरो केल्विन को, क्योंकि वहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है, सारे गैसेस के मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, टेम्परेचर इन। तो यहां जब भी हम लोग कैपिटल T लिखते हैं ना, मतलब टेम्परेचर आपको किसमें लिखना है, केल्विन में। ये जो R है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और SI यूनिट में इस R का वैल्यू, इस R का वैल्यू किसमें, इन SI यूनिट होता है 8.314, और इसका यूनिट होता है जूल पर मोल केल्विन। क्या होता है, निकाल सकते हैं आप लोग। P प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। SI यूनिट क्या होता है, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर लिख दीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब। न्यूटन मीटर, उसको जूल कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो इधर का यूनिट हो गया जूल। R का निकालना हम लोग को, N क्या हो गया, मोल, और टेम्परेचर SI सिस्टम में केल्विन में, दोनों इधर डिवाइड में चला गया, तो जूल पर। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डायमेंशन लिखो, लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ कैपिटल R क्या लिखिएगा, जूल हो गया न्यूटन मीटर, और न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन। जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, क्या मीटर स्क्वायर लिख दे, डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन।
तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, केजी के बदले कैपिटल एम, एल स्क्वायर, सेकंड के बदले टी का पावर -2, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये डायमेंशन किसका है, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर का जो यूनिट होता है ना, जूल पर मोल केल्विन, यही सीपीसीवी का भी होता है। कैसे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। याद करो, एक प्रिंसिपल पढ़ाए थे, प्रिंसिपल ऑफ, क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि दो क्वांटिटीज तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब दोनों का यूनिट, और जो रिजल्ट होगा उसका भी यूनिट सेम होगा। ये यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ते हैं, जो लोग नहीं पढ़े कोई बात नहीं, जान लो। अभी दो क्वांटिटीज तभी सब्ट्रैक्ट होते हैं जब दोनों का यूनिट और जो रिजल्ट होगा उसका भी यूनिट सेम हो। तो रिजल्ट का यूनिट हम लोग को पता चल गया, जूल पर मोल केल्विन। तो सीपीसीवी का भी क्या होगा, जूल पर मोल केल्विन। और सीपीसीवी तो इसी का भाई है ना, सी का ही नाम, सी का ही नाम है, तो सी का यूनिट तभी निकाले थे, जूल पर मोल केल्विन। यहां से निकाल भी सकते हो। क्यू हीट है, हीट किसमें होता है, एन क्या है, डेल्टा टी केल्विन, डिवाइड कर। इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशनशिप। इसका प्रूफ आपके स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज तो नहीं हो पाएगा, अगले लेक्चर में हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। जब आइसोबेरिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ करके दिखाएंगे। दोनों फिजिक्स के टेस्ट के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 3 नंबर का सवाल स्कूल में डराइव करने आता है, वहां डराइव करके आपको दिखा देंगे। अभी हम लोग ये इक्वेशन पढ़ लिए, पीवी इज इक्वल्स टू आर के बारे में जान पहचान हो रहा है, कैपिटल आर को। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। है गैस कांस्टेंट, लेकिन नाम यूनिवर्सल क्यों लगाते हैं किसी के पहले, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में सब जगह उसका वैल्यू सेम रहता है, कहीं भी चेंज नहीं करेगा। और एसआई सिस्टम इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है आर्यन, 8.314। कैलकुलेशन के आसानी के लिए इसको हम लोग 25/3 लिखेंगे। कैलकुलेशन के आसानी के लिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 25/3, ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो। अप्रोक्सीमेट ये हुआ। कभी कभी ना प्रेशर जो होगा वो एसआई सिस्टम में नहीं दिया होगा। प्रेशर एसआई सिस्टम का मतलब क्या, पास्कल में। वॉल्यूम एसआई सिस्टम मतलब मीटर क्यूब में, तब ना आर का वैल्यू ये लिखोगे। लेकिन कभी कभी आपको ये इक्वेशन लगाना होगा, पीवी इज इक्वल्स टू RT, लेकिन प्रेशर जो होगा वो एटीएम में होगा, क्योंकि मैक्सिमम जगह प्रेशर किसमें मिलेगा आपको, एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और वॉल्यूम जो है वो लीटर में मिलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनको किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए। एक एटीएम जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 एटीएम इज इक्वल्स टू, और 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर मतलब एक पानी का बॉटल, और 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, बड़ा सा वो सिंटेक्स वाला टंकी जो आता है, पानी इसमें रखता है। तो 1 लीटर को आप किसमें बदल लीजिए, 10⁻³ मीटर क्यूब, उससे या तो निकालिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको मन है कि नहीं हम प्रेशर एटीएम में ही पुट करेंगे, वॉल्यूम लीटर में ही, तो उस केस में आर का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और वो आर का वैल्यू होता है 0.0821, और ये इसका यूनिट क्या है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। एटीएम लीटर पर, देखिए यूनिट से समझ में आ रहा है कि एटीएम मतलब प्रेशर किसमें लिखे होंगे, वॉल्यूम पर मोल केल्विन। देखिए मोल और केल्विन डिवाइड हुआ होगा, ठीक। शॉर्ट में इसको हम लोग 1/12 कहेंगे। समझ में आया, ये वाला वैल्यू कब यूज करेंगे, कब, जब प्रेशर एटीएम और वॉल्यूम लीटर में होगा। ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा मत यूज कर लेना, खास है केमिस्ट्री में ये बात हमेशा यूज होगा। और जैसा हम कहे थे कि पहला चैप्टर जो है केटीजी, वो पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम है। जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे वही आपको गैसियस स्टेट में पढ़ना है, सेम, कोई फर्क नहीं। थर्मोडायनेमिक्स आधा केमिस्ट्री और आधा फिजिक्स में सेम है, बाकी आधा आधा अलग है। आधा आपको उधर थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है और इधर इंजन्स के बारे में पढ़ना है। इसको लिखिए, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। बताओ डेफिनेशन सीपीसीवी का। सीपीयू क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर is defined as, same definition जो मोलर हीट कैपेसिटी का लिखे थे, is defined as amount of heat required
required to raise temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure. At constant pressure. सिमिलरली CV का डिफाइन कर लेंगे, खाली कांस्टेंट प्रेशर की जगह कांस्टेंट वॉल्यूम कर देंगे। अब देखिए, पहला तो हम लोग लिखे CP बाय CV इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल R। CP बाय CV को हम लोग गामा से लिखते हैं। CP बाय CV को क्या किससे लिखते हैं, और इसको पढ़ते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। अब ऐसा क्यों पढ़ते हैं वो आगे बढ़ाएंगे, अभी बस याद रखिएगा। तो क्या पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट या इंडेक्स। CP बाय CV को हम लोग गामा से लिखते हैं और एडियाबेटिक एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। इस गामा सिंबल पे ना ध्यान रखिएगा, क्योंकि पट्टा हर चैप्टर में अपना नाम चेंज कर लेगा। अभी आज गामा है, कुछ दिन बाद वो यंग्स मॉडुलस बन जाएगा, ठीक है, कुछ दिन बाद वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे गामा का क्या मीनिंग है। यहाँ पे गामा का क्या मीनिंग है, CP बाय CV रेशियो, CP बाय CV को गामा का। अच्छा देखो, ऐसा लिख सकते हैं क्या, CP इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ CV। अच्छा अभी देखो उधर लिखे थे CP माइनस CV इज इक्वल्स टू, तो CP को मैं लिख दूं गामा टाइम्स CV माइनस CV इज इक्वल्स टू, CV कॉमन ले लीजिए, गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, CV का वैल्यू लिखते हैं R अपॉन गामा माइनस 1। बोलो, तो ये रिलेशन है CV R और गामा के बीच का। सिमिलरली हम लोग CP भी निकाल सकते हैं। CP क्या हो जाएगा, गामा इंटू CV, और CV क्या है, R बाय गामा माइनस 1। तो ये CP का रिलेशन हो गया गामा R और गामा माइनस 1। अब ये जो CP CV है ना, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। अलग अलग गैस के लिए इसका वैल्यू हम लोग को याद रखना होता है। कैसे याद रखते हैं वो भी सिखाएंगे, पहले इसको लिखो, फिर एक टेबल बनाएंगे। चलिए तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ गैसेस। पहले मेरा टेबल देख लीजिए, फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। दूसरे में हम लोग लिखेंगे DOF, डॉफ, और इसमें दो बनाएंगे। एक लिखेंगे ट्रांसलेशनल, एक लिखेंगे रोटेशनल। उधर दिख रहा है कोना में क्या, हाँ उधर नहीं दिखा, थोड़ा सा इधर आ जाओ। इधर लिखेंगे F, इधर लिखेंगे CV, और CV का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है FR/2। CV का फॉर्मूला क्या होता है, एंड व्हाट इज F? F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको डॉफ से लिखते हैं। वे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वही पढ़ाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो CV का फॉर्मूला पता चल गया, तो CP तो निकाल ही सकते हैं। CP क्या होता है, CV प्लस R। बोलो, CP होता है CV प्लस, और गामा क्या होता है, CP बाय CV। इतने वैल्यूज हम लोग को लिखना है। सबसे पहला टाइप ऑफ गैस जो हम लोग को पढ़ना है, ये पूरा ऐसे हेडिंग है, ठीक है। सबसे पहला टाइप ऑफ गैस जो हम लोग को पढ़ना है वो है मोनो एटॉमिक गैस। कैसा गैस, जानते होंगे मोनो एटॉमिक गैस के बारे में, जिसका एटॉमिसिटी 1 हो, जिसमें एक ही एटम हो। बताओ एग्जांपल। हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जितने भी इनर्ट गैस हैं, क्रिप्टन, जेनन, रेडन एक्सेट्रा। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब एक एटम, एक एटम। अब देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वह तरीका, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब फ्रीडम का तरीका। डिग्री, फ्रीडम मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, ठीक है। और डिग्री मतलब वो कितना एक्सटेंट तक फ्री है, क्या करने के लिए, तो ट्रांसलेट करने के लिए या फिर रोटेट करने के लिए, ठीक है। ट्रांसलेट करने के लिए या फिर
ट्रांसलेट करने का मतलब मूव करना सीधा लाइन में, तो या तो एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, या तो वाई एक्सिस में, या तो जेड एक्सिस में। तो 3 तरह का ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। सिमिलरली 3 तरह का रोटेशनल मोशन हो सकता है, घूम सकता है वो। एक्स एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, ये मान लो एक्स एक्सिस है तो ऐसे ऐसे घूम सकता है, ये वाई एक्सिस है तो ऐसे ऐसे घूम सकता है, ये जेड एक्सिस है तो ऐसे ऐसे घूम सकता है। ठीक है, तो 3 तरह का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 तरह का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है। 3 ट्रांसलेशनल, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 ही रोटेशनल। अब देखो, रोटेशनल तब होता है ना जब कोई बॉन्ड हो, जब कोई बॉन्ड हो तभी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, क्योंकि बॉन्ड की वजह से वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, अब मोनो एटॉमिक गैस हीलियम का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या हीलियम के पास कोई बॉन्ड है? ये हीलियम तो अकेला एक एटम दिखेगा, बोलो कोई बॉन्ड है इसमें क्या? तो क्या इसके पास कोई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? नहीं होगा। तब ये अकेला एटम एक्स में भी जा सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, मूव कर सकता है, लेकिन रोटेट वाई में भी जा सकता है। और तो पूछे इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, तो क्या कहोगे? 3। रोटेशनल कितना? क्यों 0? क्योंकि बॉन्ड नहीं है, और रोटेशन के लिए कौन हेल्प करता है? बॉन्ड। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 3। ये टोटल है, इन दोनों के सम को यहां लिखते हैं। अब ये F पता चल गया, तो बताओ CV निकालोगे इसका? क्या लिखोगे? 3R/2। देखो क्या है फॉर्मूला, FR/2। क्या लिखेंगे? तो बताओ CP क्या होगा? CV प्लस R, मतलब 3R/2 प्लस R। क्या लिखोगे? और गामा क्या है? CP बाय, मतलब दिस बाय दिस, डिवाइड करेंगे कितना लिखोगे? 1.6। ये कॉलम समझ में आया? अब ये चीज आपको माइंड में बिठाना है, ये चीज आपको माइंड में बिठाना है। हम समझाने के लिए आपको बता दिए कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है, रोटेशनल ये होता है, बट इट डजंट मैटर कि आप समझें। आपको याद रखना है कि कितना मोनो एटॉमिक गैस के पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, कितना रोटेशनल होता है। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस मतलब एक एटम वाला गैस। हाँ बता रहे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मतलब? जितना तरह से घूम सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब नंबर ऑफ वेज, डेफिनेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच अ गैस कैन हैव मोशन और काइनेटिक एनर्जी। नंबर ऑफ तरीका है, 6 तरह का मैक्सिमम हो सकता है। एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, और जेड में जा सकता है। तो 3 तरह से वो चल सकता है। कोई भी पार्टिकल, गैस ही का है कोई भी, तुम कितना तरह से चल सकते हो? आर्यन कितना तरह से चल सकते हो? 2 ही तरह से, 3 तरह से चल सकते हो। 3 एक्सिस में चल सकते हो। तरह का मतलब एक्सिस, 3 डायमेंशन होता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हाँ बोलो। सर वो ट्रांजिशनल रोटेशनल सबका कैसे पता चलेगा? क्या? सर वो ट्रांजिशनल आप 3 कैसे? हाँ, ट्रांसलेशनल 3 कैसे हुआ? कोई एटम है, वो किधर किधर चल सकता है? एक्स में चल सकता है कि नहीं चल सकता? वाई में और जेड में, 3 तरह से चल सकता है। तो 3, जितना तरह से वो चल सकता है उतना। तो कोई आदमी, कोई एटम चल तो सब डायरेक्शन में चलता है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? गैस के मॉलिक्यूल्स टू एंड अप मोशन में होते हैं। ट्रांसलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि रोटेशन किसके अबाउट होता है? बॉन्ड के अबाउट। बॉन्ड होगा तब तो इसलिए रोटेशनल क्या लिखे? तो टोटल कितना हो गया? 3। ठीक है, पक्का? अच्छा, अब हम लोग आएंगे, ये पहला कॉलम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह आपको बिठाना है माइंड में ये कि जैसे ही कहे, क्वेश्चन कैसे कहेगा कि 3 मोल्स ऑफ हीलियम इज टेकन। अब जैसे हीलियम होगा तो माइंड में सोचेगा, अच्छा हीलियम कैसा गैस? मोनो एटॉमिक। हीलियम कैसा गैस? तो उसके पास 3 ट्रांसलेशनल होता होगा, 0 रोटेशनल, टोटल 3 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। CV का वैल्यू कितना? CP का वैल्यू गामा 5/3। तो ये सारा वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, तुरंत लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि कभी भी हो सकता है आपको उस क्वेश्चन में CP का वैल्यू का जरूरत पड़ जाए, CV का वैल्यू का जरूरत पड़ जाए। तो सबका वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? CP CV सब कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू दिया होता है, और हो सकता है नहीं भी दिया होता, आपको याद रखना है टेबल। दूसरा, डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस एग्जांपल बता सकते हो डायटोमिक गैस का? हाँ, जितने भी जन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितने भी इन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एक्सेट्रा। या फिर
ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम है, लेकिन वो कैसा है? लीनियर शेप का है। ट्राई एटॉमिक है लेकिन वो कैसा है? इससे नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा था? ट्राई एटॉमिक है लेकिन कैसा है वो? लीनियर शेप का। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 3 एटम है ना जी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ऐसा शेप होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है ना। थोड़ा केमिस्ट्री ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत आता है तो झाड़ेंगे ना। तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, इतना ही आता है, ठीक। तो लीनियर स्ट्रक्चर है। तो चाहे ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल रहे, चाहे डायटोमिक गैस रहे, दोनों का एक ही जैसा होता है, ठीक। अब देखो, अगर ऑक्सीजन को इमेजिन करोगे, कैसे इमेजिन करोगे? अच्छा, एक ही ऑक्सीजन होगा, अकेले इसको मन नहीं लगता होगा, तो डबल बॉन्ड बना के दूसरे ऑक्सीजन के साथ डंबल शेप का इमेजिन करोगे? बोलो, तो ऐसे इमेजिन करो कि ये बॉन्ड है और 2 एटम है, ठीक। अब देखो, इसका ट्रांसलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो ये एक्स में तो जा ही सकता है, वाई में भी जा सकता है, और कितना ट्रांसलेशनल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो ये हमेशा 3 होगा। अब रोटेशन की बात करें, रोटेशन किसके अबाउट होता है? बॉन्ड के परपेंडिकुलर रोटेशन होता है। रोटेशन हमेशा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। अब मान लीजिए ये ऑक्सीजन के 2 एटम और ये बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड, ये मान लो इस तरह से एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस जो है इस बॉन्ड के क्या है? पैरेलल है। तो क्या एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा? रोटेशन हमेशा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो किसके किसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है? वाई के अबाउट, इसके अबाउट रोटेट कर सकता है ऐसे, है ना, या फिर जेड के अबाउट ऐसे, समझ रहे हैं? या तो फिर ये जेड के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है, या तो वाई के अबाउट ऐसे रोटेशन नहीं होता। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो कितना रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका? 2। क्लियर? बोलो, ये बॉन्ड है ऐसे, तो बॉन्ड किसी भी एक एक्सिस के अलोंग होगा ना, मान लो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या फिर कोई भी एक एक्सिस के अलोंग होगा। तो जिस एक्सिस के अलोंग बॉन्ड हो गया, उस एक्सिस के अलोंग रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा, बाकी दो एक्सिस के अलोंग, क्योंकि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है, बॉन्ड के। तो अगर एक्स में एक ले लिए तो उसके परपेंडिकुलर क्या क्या हो सकता है? वाई और जेड, 2 ही हो सकता है। देखो, हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए जरूरी नहीं, हम इसलिए एक्सप्लेन करें ताकि आपको याद रहे, थोड़ा बहुत रिकॉल कर सको, क्योंकि हर चीज मतलब डायरेक्ट मेमोराइज नहीं होता है, लेकिन है ये डायरेक्ट मेमोराइज करने वाला, ठीक। अब इसमें फिजिक्स में जाएंगे तो उसका रीजन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेशन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब रोटेशनल मोशन, तो वहां पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि क्यों बॉन्ड के परपेंडिकुलर, तुम्हें से कोई एक सवाल पूछ दे कि सर क्यों बॉन्ड के परपेंडिकुलर वाला में ही रोटेशनल होता है, क्यों उसके अलोंग नहीं होता है? तो उसका भी रीजन है, क्योंकि ये जो एटम्स है ना, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ परपेंडिकुलर वाले के तरफ आता है, पैरेलल वाले में नहीं आता। तो पूछोगे सर अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए उतना डिटेल में नहीं जा रहे उसमें, लेकिन सबका एकदम बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आपको क्या करना है अभी, बस याद रखना है, दैट सेल में याद रखो। तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका? रोटेशनल 2, रोटेशनल 2, टोटल कितना? 5। तो अब सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं? बताओ क्या लिखोगे? 1 ठीक। याद रखना बहुत आसान है, ऐसा मत सोचना कि बहुत टफ है। ट्रांसलेशनल सब में 3 ही होता है, खाली रोटेशनल याद रखो। पहला वाला में 0, मोनोएटॉमिक में दूसरा वाला में 2, और एक और बचेगा, उसमें कितना हो सकता है? मैक्सिमम 3, मैक्सिमम तो 3 ही हो सकता है ना, तो उसमें 3 होता है। और वो है कहाँ लिखे? इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा, चलो लिखो पहले इसको, 1 मिनट आगे तब लिखेंगे। देखिए तीसरा जो है वो कौन सा गैस होगा? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, जैसे इसका एग्जांपल है ओजोन, O3, ऐसा बेंट शेप का होता है ओजोन, है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइएगा तो ऐसे दिखेगा। या फिर पॉली एटॉमिक,
पॉली एटॉमिक जैसे P4 या S8 सल्फर 8 ये सब। तो इनके पास 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल होता है। जरा समझिए रोटेशनल कैसे 3 होता है प्रश्न। ओजोन का शेप कैसा है? बेंड शेप का है। तो आप ओजोन कैसे समझ सकते हैं? ये ओजोन है ऐसा शेप का। अब बताओ इसको किसी भी एक्सिस में रख दो, मान लो x में रख दो, इससे x होगा, ये होगा x एक्सिस। तो क्या x एक्सिस दोनों बॉन्ड के पैरेलल हो पाएगा? बोलो। तो हम क्या बोलते थे, बॉन्ड के परपेंडिकुलर तो हो ही जाता है। तो इसका x में भी हो जाएगा, y में भी हो जाएगा, और तो कैसे घूमेगा x में? x में रखेंगे ये वाला तो ऐसे घूमेगा, ऐसे करके घूम सकता है ना। y में ऐसे, y में कैसे घूमेगा? यूं करके। देखो अलग तरह का मोशन है। और z में, ये z है, इसमें कैसे घूमेगा? ऐसे। ठीक है, तीनों एक्सिस में घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है? क्यों घूम पाया, समझ में आया? क्योंकि इसका बॉन्ड किसी भी एक एक्सिस के अलोंग, किसी भी एक एक्सिस के अलोंग नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग नहीं है। अलोंग मतलब पैरेलल नहीं है। तो 3 रोटेशनल भी होगा। नेक्स्ट सेल में याद रखना है 3 रोटेशन होता है। तो टोटल कितना हो गया? CV कितना हो जाएगा बताओ? 6R/2 तो 3R। CP कितना हो जाएगा? 4R। गामा 1 पॉइंट। अब देखो एक दो क्विक पॉइंट जल्दी से सुनिएगा सब लोग। पॉइंट नंबर 1 कि सबसे ज्यादा गामा किसका होता है? मोनो एटॉमिक का। सबसे ज्यादा गामा किसका होता है? और सबसे कम गामा, ठीक है, ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर या पॉली एटॉमिक का। देखो सबसे कम गामा इसी का होता है 1.33 और उसका था 1.67। ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये है कि गामा सबसे मिनिमम मैक्सिमम किसका होता है। इस पे सवाल बन सकते हैं, खासकर केमिस्ट्री में पूछा जाएगा। चारों गैस दे देगा, लिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मिनिमम CP/CV। ठीक है, तो मिनिमम किसका होगा? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का। तो ढूंढ लीजिएगा। नहीं तो इस तरह क्वेश्चन केमिस्ट्री में बनेंगे। दूसरा तरह का सवाल बनेगा कि देखो एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सब लोग नोट करके लिखेंगे अभी। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इन जनरल कंसीडर नहीं करते, ठीक है, इसलिए हम लिखे नहीं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कहेगा कि कंसीडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑल्सो। कंसीडर कीजिए, तब तो कंसीडर करना पड़ेगा। या कभी कभी क्वेश्चन कहेगा नहीं कि कंसीडर कीजिए, कभी कभी इस तरह से आपको हिंट देगा कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा। हिंट में क्या कहेगा कि द सिचुएशन इज एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो जब बहुत हाई टेम्परेचर होना तब बॉन्ड जो होता है वो वाइब्रेट करता है, स्प्रिंग के ऐसा काम करता है। बॉन्ड किसके ऐसा काम करता है? स्प्रिंग के ऐसा, वो वाइब्रेट करता है। तो तब आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर करेंगे। ठीक, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है। ठीक, मतलब मोनो एटॉमिक गैस का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 0। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोनो एटॉमिक गैस पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक लीनियर के पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2। रोटेशनल के बराबर। रोटेशनल कितना है इसके पास? तो वाइब्रेशनल भी कितना? टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5 प्लस 2 7 हो जाएगा ना। तो क्या क्या चेंज हो जाएगा बताओ? CP कितना हो जाएगा? 7R/2। CP 9R/2। डिवाइड करेंगे तो 9/7। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर या पॉली एटॉमिक के पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। रोटेशनल 3 है तो वाइब्रेशनल भी। टोटल CV 9R/2, CP 11R/2, डिवीजन गामा 11/9। क्या फर्क पड़ता समझ गए? नोट करके पहला पॉइंट लिखो, नोट करके पहला पॉइंट लिखिए। बहुत परेशान करते हैं आप। नोट करके पहला पॉइंट लिखिए। इन जनरल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, in general vibrational degree of freedom is not considered. In general vibrational degree of freedom is not considered. Is not considered. अगली बार फोन रख लेंगे भाई। Is
not considered, full stop. It is considered at very high temperature. It is considered at very high temperature. It is considered at very high temperature and is equal to rotational degree of freedom. And is equal to rotational degree of freedom. And is equal to rotational degree of freedom. Full stop. दूसरा पॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज, डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन लिखते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड as the number of independent ways, as the number of independent ways in which a gas can have kinetic energy due to its motion. Kinetic energy due to its motion. A gas can have kinetic energy due to its motion. Due to its motion. ठीक है. Next, तीसरा point. Gamma is maximum. Gamma is maximum for. Gamma is maximum for monoatomic gas. And gamma is minimum for triatomic, non-linear or polyatomic gas. Gamma is maximum for monoatomic gas, and it is minimum for triatomic, non-linear or polyatomic gas. एक बात और यहाँ पे, ये जो CV is equals to FR/2 लिखेगा, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका भी प्रूफ है. इसका भी ये प्रूफ हम लोग करेंगे. ये प्रूफ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, स्कूल के लिए प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये दोनों प्रूफ, ये मेयर्स रिलेशनशिप का प्रूफ और CV is equals to FR/2. मेयर्स रिलेशनशिप तो एक दो क्लास आगे ही मिल जाएगा, ये बहुत लेट से मिलेगा, बहुत आखिरी लेक्चर्स में. तो वहां पर हम लोग इसका भी प्रूफ करेंगे कि कैसे FR/2 आ गया. ठीक, तो L3 को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. इस आगे L4 में मिलते हैं.